जियोग्राफी पढ़ना क्यों इतना जरूरी है। तो जियोग्राफी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जियोग्राफी है क्या, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि पढ़ना अनिवार्य क्यों। ठीक है, तो जियोग्राफी की बात करते हैं। तो जियोग्राफी अगर देखेंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक आपका जियो और दूसरा शब्द है आपका ग्रेफोस। ग्रेफोर या इसे ग्राफी के नाम से भी आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जियो का अर्थ अगर हम लोग बात करें तो जियो का अर्थ होता है भू, भू अर्थात पृथ्वी, भू अर्थात पृथ्वी। और यहां ग्रेफोस का अर्थ अगर हम लोग देखें तो इसका अर्थ होता है स्टडी, स्टडी अर्थात अध्ययन की बात करते हैं। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो यह बन जाएगा क्या, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। अब सबसे पहले तो हम इस बात को देखेंगे कि आखिर पृथ्वी आई तो कहां से आई। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के हम लोग बात करेंगे, पृथ्वी में क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही हमारी जियोग्राफी कहलाती है। परंतु ये दोनों शब्द हमको मिले कहां से, इसके बारे में जानकारी रखें। तो ये दोनों शब्दों की अगर हम लोग बात करें तो जियोग्राफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक जिसे यूनानी भाषा के नाम से भी जानते हैं, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक। अगर ग्रीक भाषा ये शब्द है तो प्रश्न ये उठता है कि इस ग्रीक भाषा को शब्द सबसे पहले प्रयोग किया किसने। तो याद रखिएगा ये जो जियोग्राफी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज नामक भूगर्भवेत्ता ने किया हुआ था। शब्द प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने। इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भूगोल का पिता। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अब आप समझिए कि भूगोल के पिता में देखिए एक तो होता है फिजिकल, फिजिकल अभी मैं भूगोल के पार्टों को भी आपको बताऊंगा कि भूगोल के कितने पार्ट होते हैं। उसमें देखेंगे कि मानव का क्या रोल रहा, यानी मानव किस तरीके से इस भूगोल यानी इस पृथ्वी का हिस्सा बना और किस तरीके से अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा आज हम कहां से कहां तक पहुंचे हुए हैं संसाधनों को यूज करते हुए। उसी को देखते हुए अगर आपसे यही एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि अगर आपसे बात कर लिया जाए कि मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल का पिता कहते हैं, मानव भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, हम्बोल्ट को। तो अब आप समझिए कि ये तो मानव भूगोल की बात हो गई। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जियोग्राफी का कौन कौन सा हिस्सा है जिसे हमको पढ़ना अनिवार्य है और कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो ये ध्यान दीजिए, हमारा सिलेबस है। तो ये भूगोल की शाखाएं हैं, 3 भागों में इसको भूगोल को नॉर्मली बांटा गया है। किसने बांटा हुआ है, ये वान हम्बोल्ट के द्वारा और रिजले के द्वारा, दोनों ने मिल करके इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला होता है क्या, भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल, कलर मैं चेंज कर देता हूं कि सबसे पहला कौन सा भूगोल है, भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो भौतिक भूगोल में हमको क्या है, जैसे भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक चीजें। प्राकृतिक का मतलब क्या है कि जैसे कहा जाता है कि जो स्वतः उत्पन्न हुआ हो, अर्थात या जो भगवान के द्वारा उत्पन्न की जाती थी। देखिए धार्मिक मान्यता अलग चीजें होती हैं, यानी नॉर्मली अगर इसको समझना हो तो जो स्वतः से उत्पन्न कर दी, जिसमें मनुष्य का कोई रोल ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। तो भौतिक भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं मानव भूगोल क्या है।
तो मानव भूगोल की जब हम लोग बात करें तो मानव भूगोल में देखिए शब्द क्या लगा हुआ है, मानव। अर्थात इस भूगोल यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी मानव के द्वारा किया जाएगा उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत रखेंगे। अब जैसे समझिए दोनों का कनेक्शन कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, ये स्थल है। स्थलों में अगर हम लोग देखें तो स्थल में क्या कर सकता है, स्थलों पे हमको मिट्टियां मिलती है, तो मिट्टियों को हम लोगों ने क्या किया, एक अनाज बो करके उस पर खेती करना शुरू कर दिया। तो इसका क्या हुआ, इसने हमसे संसाधनों को यूज किया। मिट्टी कौन प्रोवाइड किया, प्रकृति ने, लेकिन उसमें हमने अनाज कौन पैदा कर रहा है, मानव ने। इसी वजह से क्या हुआ, उस मिट्टी का यूज करके हमने संसाधनों का उपयोग किया और अपनी जरूरतों को पूरा किया। इसीलिए मानव और भूगोल का एक बहुत बड़ा आपस में संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो रहा है, जीव की बात करते हैं। जीव में हम आप भी आ जाते हैं। जीव में क्या होते, हम आप भी एक तरीके के जीव ही हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां विशेष तौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पशुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पशुओं के बारे में, पशु और मानव अगर आपसे पूछा जाए तो पशु भी, मानव भी तो एक पशु है, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। तो एकमात्र चीज याद रखिएगा, पशुओं को मनुष्य से अलगाव सिर्फ एकमात्र चीज करती है, वो है क्या, सोचने की क्षमता। वो सारे कार्य लगभग वो कर सकते हैं, परंतु सोचने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त हुई है। इसीलिए भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का एक रूप माना जाता है कौन, मनुष्य। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जीव भूगोल और मानव भूगोल और साथ ही क्या है, भौतिक भूगोल। इन तीनों की चर्चा में हम लोग देखें तो सबसे पहले आते हैं भौतिक भूगोल पे। भौतिक भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भू आकृतिक विज्ञान में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। भू आकृति, सबसे पहले क्या चीजें आ रही हैं, भू आकृति। अब भू आकृति का मतलब क्या है, पृथ्वी की आकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले ध्यान दें कि पृथ्वी की आकृति, तो पृथ्वी की आकृति की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी की आकृति है कैसे। ठीक है, और पृथ्वी की आकृति में हम लोग क्या कहें, जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी की आकृति क्या है, तो आप क्या बताते हो। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा क्या कि गोलाकार है, कुछ लोग तो कहेंगे अंडाकार है, कुछ तो और तरीके के बता देंगे कि सर्पिलाकार है। ठीक है, हो सकता है कोई और आकार कोई बता दे। तो सबसे जरूरी चीजें क्या है कि हमारी आकृति है क्या वास्तव में। तो हम अगर भू आकृति के बारे में चर्चा करें तो अगर हम बात करें तो ये आकृति इसका कैसा है, तो इस पे ध्यान दें। तो आप इसको एहसास करिए कि क्या आपको लगता है कि क्या ये गोलाकार है। मैं आपको आकृति जो आपके दिमाग में आता है उसकी बात करता हूं। तो सबसे पहला ज्यादातर लोग तो क्या कहेंगे, ये गोलाकार है। ठीक है, दूसरा कुछ लोग इसको क्या कहेंगे, अंडाकार कहेंगे, अंडाकार पे आ जाते हैं। कुछ हो सकता है कि कोई और आकृति बता दे, हो सकता है सर्पिलाकार बताना शुरू कर दे। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, क्या ऐसा सही है, क्या ये तीनों में से कोई सही है या तीनों गलत हैं। तो सबसे पहले आप अनुभव करिए कि क्या पृथ्वी गोलाकार है। आप चलते हैं रास्ते पर, अब चलते हैं तो क्या हर जगह जमीन समान दिखाई देती है, कहीं हो सकता है ऊपर मिले, कहीं हो सकता है गड्ढा मिल जाए, क्या कहीं हो सकता है कि समुद्र मिल जाए, पानी का हिस्सा मिल सकता है। तो आप देखिए कहीं पानी तो कहीं स्थल तो हो सकता है, क्या ऊपर नीचे तो हमेशा लगा होता है। अब ऊपर नीचे जब चीजें लगी होंगी तो क्या आपको लगता है कि गोलाकार हो सकता है। इसका मतलब अगर हम बनाना शुरू करें तो जो आपका मतलब क्या है, एक आकृति को बनाना शुरू करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके का आकृति हमको नजर आएगी, इस तरीके की। हो सकता है कहीं गड्ढा हो सकता है कहीं ऊपर हो, कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है तो कहीं कुछ भी है। तो ये सब क्या है, आकृतियां ही है। तो जब आपके कहीं ऊपर और कहीं नीचे पर्वत, पठार या जमीन या समुद्र कुछ भी हो सकता है, तो हमारी आकृति तो ये निश्चित हो गया कि ये गोलाकार किसी भी हालत में नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखिए, अंडा आपका किस तरीके से बनता है भाई, अंडा तो आपका इस तरीके से बनता है। अब इस तरीके को भी आप देखेंगे तो एक ही चीज है, या तो बैलेंस इस तरीके का होगा या तो बैलेंस इस तरीके का, यानी एक तरफ इधर झुका हो तो या एक तरफ इधर झुका हो। ऐसा पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि एक तरफ सब पर्वत पर्वत और दूसरी तरफ सब स्थल स्थल, ऐसा तो कहीं बंटवारा हुआ नहीं है।
इसका मतलब क्या है कि ये तो फिक्स नहीं कर सकते कि पर्वत कहां है और कहां पर आपके नदियां हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर देखें तो हो सकता है, तो इस आकृति को अगर हम लोग देखें तो शायद ये आकृति आपको पृथ्वी में देखने को ना मिले। इसका मतलब ये क्या हुआ, अंडाकार तो सीधा सीधा खत्म हो गया। तीसरे आकार की बात करते भाई, सर्पीला सरप सांप ऐसे इसे चलता है, तो इस बेस को तो भी हम लोग नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों की तीनों आकृतियां हमारी समाप्त हो गई। अब प्रश्न उठता है कि भाई इसकी वास्तविक आकृति है क्या। सबसे बड़ी चीज क्या है, अब इस आकृति को तो हम आज तक तो ऐसी आकृति देखे नहीं। जैसे बचपन में सोचो किसी बच्चे को हाथ में कलम पकड़ा दो और कलम कैसे पकड़ता है, इस तरीके से, और ऐसे इसे गोंचना शुरू करता है, फिर भी आप क्या कहते हो, कहते हो बहुत अच्छा लिखा है। क्यों, क्योंकि उसको उत्साहित करने के लिए। लेकिन क्या कुछ समझ में आता है को क्या बनाया। उसी तरीके से ये भी आप देखोगे तो ये भी कुछ आकृति आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अब भाई चैलेंज क्या है, भूगोल व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इस आकृति को लेकर के चलेंगे तो हम किसी चीज की कल्पना कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब बड़े ध्यान पूर्वक देखना शुरू किया तो उन्होंने एक चीज अंदाजा लगाया क्या, तो उसमें हम थोड़ा सा आपको बताएं तो एक चीज अंदाजा ये लगाया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के 29% कितने हिस्से पर, 29% हिस्से पर क्या है, जल है, ठीक है। और 71% हिस्से पर, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। तो ध्यान रखिए 29% एरिया पर हमारा क्या है, ये स्थल स्थित है, और 71% एरिया पर हमारा क्या है, ये जल स्थित है। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है, जल का भाग हमारे यहां सबसे ज्यादा है, तो जल का हिस्सा सबसे ज्यादा है और स्थल का हिस्सा हमारे यहां कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो लगभग आकृति आपका गोलाकार लगभग लग सकती है, परंतु ये गोलाकार नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, ये कल्पना कर लिया। कैसे कल्पना किया, ध्यान रखिए इस चीज को, कल्पना करके इन्होंने लगाया क्या, कि कल्पना किस तरीके से किया गया कि ये आकृति जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से, बाहर से इन्होंने क्या कर लिया, कल्पना। अब कल्पना हो गया, इसका मतलब क्या है, बाहर वाली आकृति जो है ये कल्पना है, ये काल्पनिक है, यानी कल्पना हम लोगों ने किया। और अंदर की जो आकृति है, अंदर की आकृति की बात करें तो अंदर की आकृति क्या है हमारी, तो ध्यान रखिए ये क्या है, वास्तविकता है, ये वास्तविक है। अब अगर हम इन दोनों की बात कर ले तो भाई वास्तविकता, इसको हम कल्पना कर लिए, कल्पना हमारा क्या है, गोलाकार है। इसीलिए बचपन से हमको क्या पढ़ाया जाता रहा है कि पृथ्वी हमारी कैसी है, तो गोलाकार है। तो याद रखिए ये सिर्फ कल्पना है। अब वास्तविकता की जब बात आई तो इन्होंने वास्तविक में इसका नाम रखा क्या, तो याद रखिएगा वास्तविक में इसका नाम रखा क्या, जिसे बोलते हैं जियोड। क्या बोला जाता है, जियोड। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी की वास्तविक आकृति या पृथ्वी की आकृति क्या होती है, तो गलती से भी आप गोलाकार को मत लगाइएगा, आप क्या लगाएंगे, जियोड आकृति को, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है, जो कल्पना किस रूप में की गई है, गोलाकार रूप में, ठीक है। तो अब गोलाकार जब कर लिया गया तो क्यों ऐसा, कारण क्या रहा कि इसको करने के पीछे हमारा कारण क्या है। कारण को थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग समझें कि इसका कारण क्या है, तो कारण हम लोग ध्यान दें तो अगर ये देखिए, अगर मैं एक गोला बनाऊं इधर से, देखिए ध्यान रखिए, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग गोले का निर्धारण करें, सपोज करिए यह गोला क्या हो गई, हमारी एक कल्पना है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी पे क्या किया, कल्पना करना शुरू किया, किसने, भूगोल वेत्ता ने। कल्पना किस तरीके से करना शुरू किया कि हमारा क्या है, इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया। ठीक, तो ये दो भागों में जब इसको बांट दिया गया तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया।
इससे क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, पहले इसको समझते हैं। तो आप देखेंगे तो रीजनिंग आप पढ़ते हैं, रीजनिंग में आपको 4 दिशाएं बताई जाती हैं। 4 दिशाओं में आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा उत्तर होता है, ये वाला हिस्सा दक्षिण होता है, इधर वाला हिस्सा पूरब होता, पश्चिम होता है, और इधर वाला हिस्सा पूरब माना जाता है। ठीक है, उसी बेस को देखते हुए इसको क्या किया गया, उत्तर मान लिया गया। इस वाले हिस्से को क्या माना गया भाई, इस वाले हिस्से को मान लिया गया क्या, उत्तर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि इस वाले एरिया को हम क्या बना दे रहे हैं, भूमध्य रेखा। ध्यान रखिए इस चीज को कि भूमध्य रेखा ये बन गया, तो क्या कारण रहा इसको, तो याद रखिएगा इसको मान लिया गया क्या, उत्तर, और इसको मान लिया गया क्या, दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण की जब भी बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा गोला है, सपोज करिए कि ये पूरा गोला है। अब गोले का मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा आप देखेंगे तो गोले का आधा भाग दिखाई दे रहा है। अब देखिए गोला है कोई, ठीक है, और गोले में क्या जोड़ दीजिए, आधा जोड़ दीजिए, तो गोला धन अर्ध बराबर क्या हो जाता है, गोलार्ध हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उत्तर में है तो कैसा गोला, आधा गोला, तो ये कैसा बन जाएगा, उत्तर, उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, दक्षिण को अगर डिनोट करेंगे तो दक्षिण का आधा गोला क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो याद रखिएगा ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध या बीच वाली रेखा जिसे आप भूमध्य रेखा बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ कल्पना है। क्यों, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी ही पूरी गोला, उसकी आकृति ही कल्पना है, तो ये रेखा भी हमारी कैसी होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण कर दिया गया। कहां से हुआ, तो याद रखिएगा ये रेखा क्या कहलाती है, भू, और भू के मध्य, भू मतलब क्या, ये पूरा गोला, गोला अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी में क्या जो कहां से खींची गई रेखा, मध्य से, तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, भूमध्य अर्थात क्या, रेखा। ठीक है, तो इस रेखा को हमने क्या नाम दे दिया, भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको विषुवत क्यों बोलते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग बाद में निर्धारण करेंगे। अभी के लिए जानते रहिएगा कि ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो जब ये आकृति हमारी क्लियर हो गई, तो इन्हीं में से क्या किया, अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो गोला है, इस गोले की बात करते हैं तो एक गोला हमारा कितने डिग्री का होता है, इसको ध्यान रखिए। एक गोला हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 360। अब 360 डिग्री का है, आप सोचिए कि इस गोले को हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा है। इस गोले को जब 2 भागों में बांटा है तो कितना कितना बनेगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिए तो कितना आ जाएगा भाई, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का क्या हो जाएगा, उत्तर में, और 180 डिग्री कहां होगी, दक्षिण में। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में तो प्रश्न उठता होगा क्या, कि भाई भूमध्य रेखा को तो हमने 0 डिग्री माना है। कुछ लोग जो पढ़े होंगे उनके मन में तो यही आ रहा होगा कि भूमध्य रेखा को तो हमने 0 डिग्री रेखा माना, तो ये 180 कैसे हुए। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि ये भी 180 डिग्री ही 0 रेखा है, और 0 डिग्री रेखा भी 180 है। अभी के लिए हम किसका निर्धारण किए हैं, सिर्फ उत्तर और दक्षिण का। ठीक है, अभी जब हम पूरब और पश्चिम का निर्धारण करेंगे तब 180 और आपका 0 डिग्री के बीच में डिफरेंस बताएंगे। लेकिन अभी हमको यहां पे सिर्फ देखना है क्या, उत्तर और दक्षिणी। ठीक है, अब ध्यान रखिए ये रेखा को अगर आप फोकस करें तो ये कहां से चल रही है, इसने क्या किया, उत्तर और दक्षिण का निर्धारण कर दिया। किसका निर्धारण कर दिया, उत्तर और दक्षिण का। जब उत्तर और दक्षिण का निर्धारण किया, लेकिन आप रेखा कहां से खींच रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, कहां रेखा खींच रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ। थोड़ा अब यहां पे एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको फिर से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों को आपको मिला करके मैं देखता हूं कि क्या हो रहा। ठीक है, ये देखिए एक गोला मैं फिर से लिया। ठीक है, इस गोले में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से 1 डिग्री खींच रहे हैं।
ठीक है, अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरा गोला आप यहां देख सकते हैं, हमने एक गोला खींचा था जिसको पश्चिम से पूर्व लिया था, यानी इस बीचों बीच से काटा हुआ था। ठीक है, इससे हमारा क्या निर्धारण हुआ, उत्तर और दक्षिण का। अब ठीक इसी प्रकार से एक गोला हम लोग लेते हैं, उसे हम लोग किस पार्ट से काटते हैं, इससे। अब देखिए ये भी 180 ही होगा और इसके पहले वाला भी ये भी 180 ही था, ठीक ना। अब हम लोग कैसे जान पाएंगे भाई 180 हम माने किसको। प्रश्न इसीलिए उठा, इसी वजह से एक को 0 मान लिया गया, एक को 180 मान लिया गया। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब आप देखो तो यह गोला पूरब और पश्चिम का निर्धारण कर रहा है, अर्थात ये कौन सा हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखें कि ये कौन सा है, तो ये है आपका क्या, पूर्वी। गोले का आधा भाग है तो हम क्या बना देंगे, इसको पूर्वी गोलार्ध बता देंगे, ठीक है। और ये कौन सा एरिया है, ये हमारा है पश्चिमी, अर्थात हम क्या बता देंगे इसको, पश्चिमी गोलार्ध। क्या बताएंगे, पश्चिमी गोलार्ध। अब ध्यान रखिए ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अब ध्यान देखिए कि 180 किसको माने और 0 डिग्री किसको माने, तो अब यहां से आपका कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। ध्यान रखिए इस एरिया को यानी इस डिग्री को माना गया क्या, 0 डिग्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक ना। और इस डिग्री को क्या माना गया, इस डिग्री को मान लिया गया क्या, 180 डिग्री। क्या मान लिया गया भाई, इसको 180 डिग्री मान लिया गया। तो 180 डिग्री को भी दोनों में कंफ्यूजन हो गई दूर, ठीक है। अभी आगे चलेंगे तो हम लोग देशांतर और अक्षांश के बारे में भी समझेंगे, तो वहां पर इसको और एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले बेसिक चीजों पे हम बात करें तो एक तो आपका क्या है, इसमें प्रश्न उठता है कि हम भाई अगर 180 और 0 डिग्री को इस बेस से मान रहे हैं, लेकिन है तो रेखा ही, तो है तो रेखा ही, तो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 शब्द प्रयोग किए गए, एक तो आपका अक्षांश, दूसरा शब्द प्रयोग किया गया क्या, देशांतर। तो दूसरा शब्द हो गया देशांतर। अब देखो देशों का अंतर क्या लिखा गया है इसमें, देशों का अंतर, अर्थात आप देखोगे तो हमारी जो पृथ्वी है, यानी हमारा जो कभी आप एटलस देखे होंगे, तो एटलस पे आपको या कहीं भी गोलार्ध जो आपका ग्लोब है उसको आप देखोगे तो हमेशा आप नजर आएगा कि यहां पर आपको एक पैरामीटर यहां से थोड़ा सा लगा होता है, इस तरीके से आपको झुका होता है और ऐसे ऐसे घूमता है। कभी भी आप देखेंगे तो ग्लोब को आप घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे घूमता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। इसका मतलब हमारे जितने भी देश आपको देखने को मिलेंगे वो ऐसे देखने को मिलेंगे, अर्थात इस तरीके के रेखाओं से डिवाइड मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका नाम ही रखा गया क्या, देशांतर, अर्थात देशों को अलग करने वाले रेखा को क्या कहा गया, देशांतर रेखा कहा गया, ठीक है। अब कैसे इसको अलग करते हैं और कौन कौन सी कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा की जब भी बात करें तो अक्षांश रेखा ये वाली रेखा क्या है, अक्षांश रेखा। अब कहेंगे ऐसे कैसे निर्धारण कर ले, तो डिफिनीशन सुनिए। डिफिनीशन अगर हमको बात करना हो तो हम लोग डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अक्षांश रेखा क्या होती है, तो अक्षांश रेखा आप नॉर्मल आप बता सकते हैं कि अक्षांश रेखा जो पश्चिमी गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध से जोड़ती हो। किसे कहते हैं भाई, जो पश्चिमी गोलार्ध जो है इसे किससे जोड़ दिए भाई, पूर्वी गोलार्ध से। पश्चिमी गोलार्ध देख सकते हैं, इसको ध्यान रखिए, ये क्या है, ये पश्चिम वाला है, ये पूरब वाला एरिया। कैसे हम लोग निर्धारण किए थे, ये आप यहां पे देख सकते हैं कैसे निर्धारण हुआ था। ये देखिए ये पश्चिम और पूरब का, देखिए निर्धारण करता है कौन, देशांतर रेखा, ठीक है। लेकिन इसका अगर बात करें तो अच्छा डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन हमेशा क्या हो जाएगी, डिफिनीशन बदल जाएगी। ध्यान रखिएगा ये पश्चिम को किससे मिला रहा है, पूरब से। तो अक्षांश रेखाएं हमारी क्या होती हैं, जो पश्चिमी गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध से क्या करती है, जोड़ती है। प्लस का सिंबल आपका जोड़ना लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि देशांतर रेखा क्या होती है,
तो देशांतर रेखा क्या है, तो देशांतर रेखा ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ता हो, दक्षिणी गोलार्ध से, ठीक, यानी उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से। अब देखिए यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि यानी ये वाली रेखा कौन सी रेखा होगी भाई, ये वाली रेखा होगी कौन सी, अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा होगी, अक्षांश रेखा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा, तो आप आराम से बता सकते हो कि भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है, ये एक 0 डिग्री जिसे माना गया है, इस 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जा रहा है। तो इस रेखा को कैसी रेखा कहा जाएगा, अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यह जो भूमध्य रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देशांतर को हमने आपको बता दिया। अब अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो देशांतर की बात हम लोग कर लें, तो इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इस रेखा को हम लोग जानेंगे देशांतर रेखा के नाम से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, बेसिक चीजें। ठीक है, अब बेसिक चीजों के अलावा दूसरी चीज हम लोग आते हैं, तो देशांतर और इसकी बात हो गई। ठीक है, पृथ्वी की हम लोग किसकी बात कर रहे थे, आकृति की। अब पृथ्वी की आकृति की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, आकृति के बारे में ध्यान दिया, क्या कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, और उसको निर्धारित करने के लिए आपका 2 रेखाओं का निर्धारण किया गया, एक रेखा अक्षांश और दूसरी रेखा आपकी देशांतर की बात की गई। तो जब अक्षांश और देशांतर की बात कर ली गई, तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई पृथ्वी कहां से आई। हम तो ये सब की आकृति देख लिए, सब कुछ देख लिए, लेकिन पृथ्वी आई कहां से, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक ना, पृथ्वी की उत्पत्ति, अगर जब हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसको एक स्पेशल पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वह पार्ट कौन सा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय कहते हैं। हम लोग एक पार्ट और देखेंगे, कौन सा, खगोलीय भूगोल। ठीक है, खगोलीय भूगोल अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चल करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या क्या पढ़ना है, हमने आपको बता दिया क्या क्या चीजें आएंगी। तो भू आकृति में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, पहला तो क्या हो गया, पूरे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के साथ साथ हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, खगोल वाला पार्ट भी यहीं से कंप्लीट करेंगे। अब आप सोचिए, खगोल वाली पार्ट हो गई। अब पृथ्वी की हम लोग नॉर्मल क्या देखते हैं, पृथ्वी में क्या पर्वत देखे, नदी देखे, क्या पर्वत हम लोग बना सकते हैं। अब कहो कि घर पे, गांव में क्या होता है, गांव में लोग मेड़ बांध देते हैं, मिट्टी उठाए मेड़ बांध दिए, उसको पर्वत मत कहिएगा। पर्वत की अपनी स्वयं की डिफिनीशन होती है कि थोड़ा सा मेड़ को ऊंचा कर दूं तो उसको पर्वत बोलना शुरू कर दूं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पर्वत हो गया, पठार हो गया, पठार के साथ साथ आपकी नदी हो गई, झील हो गई, इन सब की उत्पत्ति कैसी हुई, प्रकृति ने किया हुआ है। इसी वजह से हमने क्या किया, इसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत रख दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करते हैं भाई। दूसरी बात हम लोग किसके बारे में करेंगे, जलवायु विज्ञान के बारे में। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जलवायु विज्ञान के बारे में देखते हैं कि जलवायु विज्ञान क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। भाई इसको एक अलग से पार्ट क्यों रख दिया गया, तो जलवायु विज्ञान के बारे में बात करें। तो जलवायु विज्ञान, अब देखिए आप सोचिए कि आप रहते हैं इस पृथ्वी पर, आप तो स्वयं में एक संशय हैं, आए कहां से। ठीक है, कैसे हुआ, ये तो आज तक बस एक निर्धारण किया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव का जन्म हुआ जंगलों में। ये तो मानक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वह सत्य ही हो। जहां तक अभी हमको साक्ष्य मिल पाए उसी तरीके से हम लोग इसको मान लिए, हो सकता कहीं और मानव पहले रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत पुरानी बातें हैं जिसका अभी हमको साक्ष्य उतनी तरीके से नहीं मौजूद है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम लोग क्या है, प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि 3 महीने 4 महीने आपका गर्मी होती है, 3-4 महीने के बाद आपको बरसात देखने को मिलेगी, 3-4 महीने आपको देखने को मिलता है ठंडी, कड़क की ठंडी देखने को मिलती है। लेकिन आप सोचिए कि कहीं कहीं तो ऐसा है कि जहां पूरे वर्ष भर गर्मी रहती है
और कहीं कहीं हमको क्या होता है, ये जलवायु लगातार बदलती नजर आती है, यानी कभी ठंडी हो सकती है, कभी गर्मी हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ये सब हो क्यों रहा है, इसके लिए जानने के लिए एक अलग से विज्ञान पढ़ाया गया। तो यानी ये सब कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, जलवायु के विज्ञान। यानी हमारा ताप क्यों बढ़ता है, ताप बढ़ना एक आपका क्या है, बढ़ना या घटना, या क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, नॉर्मल एग्जाम्पल कि भारत को ही आप ले लीजिए। भारत में आप देखेंगे तो राजस्थान में गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, राजस्थान में मरुस्थल है। मरुस्थल हुआ तो क्यों हुआ भाई, मरुस्थल हुआ तो क्यों हुआ, इसका मतलब आप नॉर्मल आप कह सकते हो कि बारिश वहां होती नहीं, इसीलिए वहां की उर्वरता खत्म हो गई, उर्वरता खत्म हो गई तो वहां क्या हो गया कि पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो वहां मरुस्थल हो गए। लेकिन अब पानी की कमी हुई क्यों, यह प्रश्न बनता है कि पानी की कमी हुई क्यों। तो उसके बारे में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, जलवायु विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही हम आपको ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। अब देखिए फिजिक्स में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ताप जब हम ऊपर जाते हैं तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम जमीन के नीचे जाते हैं तब ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजों का एक ही मात्र आपका सॉल्यूशन है, वो क्या है, जलवायु विज्ञान। इसीलिए हम जलवायु विज्ञान में देखेंगे, इसी के साथ साथ ताप का निर्धारण देखेंगे, ताप के साथ साथ हम लोग दाब का निर्धारण देखेंगे, दाब बढ़ता है तो क्या होता है और दाब घटता है तो क्या होता है, विश्व में क्या क्या घटनाएं होती हैं। जैसे आप कभी देखें कि वेस्ट इंडीज और एक आप देखे होंगे देश न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज के लोग अच्छे खासे देखोगे ना, आंध्र रसेल वगैरह का नाम सुने, क्रिकेट वगैरह देखते हैं, वहां के लोग इतने भयानक तरीके से दिखते हैं। भयानक तरीके का मतलब क्या है कि बहुत काले टाइप के दिखते हैं और उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, शरीर एकदम आप देखेंगे लंबे चौड़ी, लेकिन वैसे इंसान शायद भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। अगर आपको देखने को मिलेंगे भी तो भारत के दक्षिणी हिस्सों में मिलते हैं। ऐसा क्या है, क्या वो कहीं दूसरे ग्रह से आए हैं, नहीं, ये यही ग्रह से हैं। वो सबका निर्धारण क्या हो रहा है, सब जलवायु कर रही है। ठीक है, राजस्थान में लोग पगड़ी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। दक्षिण भारत के लोग आप देखोगे, साउथ के हीरो को देखोगे, आजकल का थोड़ा स्टैंडर्ड अलग हो गया है। पहले की मूवियों को आप 2-4-5 साल के पहले मूवियों आप देखेंगे तो वहां के लोग धोती कुर्ता नजर आएंगे। वहां का एक अपना कल्चर है। कल्चर क्यों हो रहा है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, सब जलवायु पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जलवायु जैसी हमारी होगी वैसे आपका क्या होगा, कल्चर होगा। समझिए, एक एग्जांपल आप सोचिए कि बहुत सारी चीजें, जैसे आप देखते हैं कि सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया। अब सऊदी अरब और ईरान में गर्मी बहुत चरम सीमा पे होती है, क्यों, क्योंकि भाई वहां मरुस्थलीय एरिया है। ठीक है, वहां क्या होता है, वहां के लोग क्या होते हैं, बुर्खा पहनते हैं। ठीक है, बुर्खे को पहनते हैं। अब बुर्खा पहनना वहां उनकी मजबूरी है। ठीक है, परंतु क्या होता है, देखते हो कि भारत में भी लोग बुर्खा पहनते हैं, लेकिन वो क्या है, एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है जिसके बारे में हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां के लोगों को मजबूरी है और अपने यहां के लोगों की मजबूरी नहीं है, उसको क्या किया जाता है, धर्म से कैलकुलेट कर लिया गया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, ताप और दाब का निर्धारण, वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है बुर्के का। ठीक है, तो अब यहां पे चीजें हो गई कि जलवायु के अंतर्गत ये चीजें देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ लेंगे इसमें भाई, इसमें हम लोग ऋतु पढ़ते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सारी ऋतुओं का हमको अनुभव मिलता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत के लोग बड़े आलसी टाइप के पाए जाते हैं। अब कहोगे ये कौन सा सत्य है। ठीक है, वास्तव में आलसी होते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे गंगा यमुना का एक ऐसा मैदान आप देखोगे जो वर्ष भर पानी देता है और कुछ भी फेंक दो सब उपजाऊ होता है। यहाँ के लोग खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, चावल देखोगे बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, लगभग अनाज आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, खाने को भरपेट मिलता है, तो आलस से स्वाभाविक सी बात आती है। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत की बात हम लोग करेंगे कि वहां के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। और ठीक है, तो ये सब सारी चीजों का निर्धारण हम लोग किस बेस पे करेंगे भाई, जलवायु के बारे में। ठीक है, तो जलवायु आपको देखने को यहां मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी में वायुमंडल, ठीक ना, एक आपको क्या किया गया, वायुमंडल की संरचना देखने को मिलेगी। कैसे वायुमंडल की संरचना, इसके बारे में ध्यान रखिए।
कि वायुमंडल संरचना हम लोग कैसे निर्धारण करेंगे, कौन कौन सी वायुमंडल में संरचनाएं पाई जाती हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना को अगर हम लोग देखें तो इसको 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक आपका होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे समताप मंडल की, समताप मंडल। तीसरा हम लोग बात करेंगे मध्य मंडल की। कहीं कहीं बुकों में आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल को 2 भागों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक आयन मंडल में आयन मंडल को हिस्सा नहीं मिलता तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, इसको एक अलग हिस्सा में मान के चल रहा हूं कि इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल, ठीक है। और आयन मंडल के साथ एक सबसे बाहरी जो मंडल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये 5 ऐसे मंडल हैं। कौन कौन से मंडल हैं आप? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के साथ साथ समताप मंडल, समताप मंडल के साथ साथ क्या होगा, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये मंडलों के बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे तब जब हम जलवायु पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमको और क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसके बारे में ध्यान रखिए। अगला क्या आता है, वो है क्या, जल विज्ञान। किसके बारे में पढ़ना है, जल विज्ञान के बारे में। तो जल विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जल विज्ञान में हमको आएगा क्या क्या चीजें। तो जल से आपको पता चल रहा है कि किसी स्थल की बात नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ जल की बात करना है। तो जल में क्या होता है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीजें अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है, समुद्र। सबसे बड़ा क्या है, समुद्र या महासागर इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। समुद्र के बाद क्या होता है, सागर होता है, ठीक है। और सागर के बाद क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नदी होती है। और अगर और आप डिफिनीशन बनाना चाहो तो गांव वाले नाला वगैरह खोद देते हैं, नहर वगैरह खोद देते हैं, तो वो सब भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आप समझिए कि नदी का पानी कहां मिलेगा आकर के, तो नदी का पानी की अगर हम लोग बात करें तो नदी का पानी कहां आकर के मिलता है, तो नदी का पानी सागर में आकर के मिलता है। और सागर का पानी कहां आकर के मिलेगा, समुद्र में आकर के मिलेगा। इसीलिए समुद्र, कितने समुद्र, या इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं भैया, महासागर बोल देते हैं। देखो, सागर से बड़ा क्या होगा, महासागर होगा, ठीक है। तो नदियां अपना जल कहां गिराती हैं, सागर में। सागर अपना जल कहां विसर्जित कर देते हैं, समुद्र में। इसीलिए इसे हम क्या नाम दे दिए, महासागर। और महासागरों की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कितने महासागरों की चर्चा करेंगे, 5। और 5 में मैं आपको बता दूं, एकमात्र शब्द दुनिया का क्या है, जिसके लिए दुनिया पागल है और जिसके लिए शायद आप भी तैयारी कर रहे हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पैसा, ठीक है। पैसा को वहीं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पैसा क्या है। पैसा तो आप जानते ही हैं, पी का मतलब होता है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ए का मतलब होता है अटलांटिक, और आई का मतलब होता है इंडियन ओशियन या जिसे हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। एच का मतलब होता है सदर्न, सदर्न अर्थात दक्षिणी महासागर। ए का मतलब होता है आर्कटिक महासागर। ये 5 के बारे में हम लोग आगे चल करके बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या इस जल में, जल में और क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है भाई। समुद्र यानी महासागरों की चर्चा करेंगे हम लोग, पूरे सागरों की चर्चा करेंगे, नदियां, वो भी विश्व की भी नदियां हम लोग देखेंगे, और विश्व की नदी के साथ साथ भारत की नदियों पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और क्या हो सकता है भाई इसमें, अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसमें क्या बात करें, झील की बात कर सकते हैं, ठीक है। झील हम लोग देख लेंगे भाई, झील किस तरीके से है। झील भी कई टाइप के होते हैं, झील के टाइप को भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको किसके अंतर्गत पढ़ना है भाई, जलवायु, सॉरी, आपके जल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। अब अगला कौन सा आता है भाई, अगला आता है आपका मृदा भूगोल। मृदा तो आप जानते ही हैं, मृदा आपको क्या है कि किससे आपको क्या क्या मृदाएं पढ़नी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मृदा की जब भी बात करें, मिट्टियां, यानी हमारी मिट्टी का निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कौन सी मिट्टी, कोई मिट्टी लाल क्यों हो जाती है, कोई मिट्टी काली क्यों हो जाती है,
कोई मिट्टी लैटेराइट क्यों होती है, ठीक ना, और कोई मिट्टी जलोढ़ क्यों होती है, इन सारे मिट्टियों के बारे में हम लोग बड़े गंभीरता के साथ एक एक चीजों को सब कुछ करते चले जाएंगे, ठीक है। खास तौर पे आप देखेंगे तो भारत में क्या होगा, भारत की मिट्टियों से आपके सिलेबस में भारत की मिट्टियों से ही प्रश्न पूछे जाने हैं, इसीलिए हम सबसे ज्यादा चर्चा कहां करेंगे, भारत की मिट्टियों पे, ठीक है। विश्व के भी थोड़े बहुत देखेंगे। अब भारत की मृदाओं में जैसे आपको मैं 2-3 मिट्टियों के नाम बता देता हूं, जैसे आपको क्या हो गया, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा क्यों, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जलोढ़ मृदा के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे, नाम से ही लगता है क्या, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्यों, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा के साथ साथ हम लोग देख लेंगे किसके, लैटेराइट, ठीक है, लैटेराइट मृदा, ठीक है। काली मिट्टी या जिसे काली मृदा, ठीक है, काली मिट्टी क्यों हो रही है, ठीक। काली मृदा के साथ साथ आप देखेंगे तो लाल मृदा, ठीक है। और भी आप देखेंगे तो एक आपका पीत मृदा होता है, ठीक ना। पीत मृदा में आप देखेंगे तो कई सारी चीजें मिल जाएंगी, और अगर इसको डिवाइडेशन करोगे तो आपको पर्वतीय मृदा मिल जाएगी, ठीक ना। और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ आपको खारी मृदा मिल जाएगी, ठीक है। तो लवणीय मृदा जिसे आप बोलते हैं, इस सबकी मृदाओं के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, कहां पर, मृदा वाले पार्ट में। इसके बाद हम लोग आते हैं कहां पर, मानव भूगोल में, ठीक है। अब मानव भूगोल में सबसे पहले क्या चीजें रखी गई भाई, सबसे पहले रखा गया क्या, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, देखिए अब भूगोल में मैंने आपको क्या बताया, भूगोल तो पृथ्वी से संबंधित है। भूगोल क्या है, पृथ्वी से संबंधित है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में ध्यान रखते हैं। सामाजिक, सबसे पहला क्या शब्द प्रयोग किया गया है, सामाजिक। सामाजिक बोले तो क्या, समाज में जो प्रक्रियाएं हैं, यानी समाज में जो चीजें हैं वह भूगोल से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा शब्द क्या है भाई, सांस्कृतिक, ठीक है। तो सांस्कृतिक इसको, यानी संस्कृति इस तरीके से किससे, इससे प्रभावित होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप अच्छे से लेक्चर को सुन रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया था कहाँ का, राजस्थान की बातें। राजस्थान में मरुस्थली में लोग पगड़ी बांधते हैं, जबकि ईरान और आपको मैंने एग्जाम्पल बताया सऊदी अरब का, ठीक ना। देखिए अब जो मान लीजिए कि अपने भारत, बहुत दूर नहीं जाते, अपने भारत में ही आप देखते हैं कि भारत में आप देखोगे तो क्या है, लोगों से क्या बनता है। देखिए अगर आप, हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो पहले क्या होते थे, लोग अलग अलग, भारत के बहुत पुराने चीजों में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले लोग, यानी पहले मनुष्य पैदा हुआ, सिंगल आदमी, ठीक ना, सिंगल तरीके से, हो सकता है अलग अलग एरिया में पैदा हुआ, कैसे आया वो तो कोई नहीं जानता, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिए, अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग कहती हैं, तो उस पर हमको नहीं जाना है, खास तौर पे हमको जियोग्राफी के क्षेत्र को लेकर देखना है। तो लोग हुए, लोगों से क्या बनता है, आप देखोगे तो लोगों से क्या बनता है भाई, लोग जब इकट्ठा होना शुरू किए तो ये बना दिए क्या भैया, एक समाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं, ठीक है। तो लोगों से क्या बनता है, समाज। और समाज की जब भी बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक सेकंड मैं इधर कर देता हूं इसको, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, देखें, लोगों से क्या बनता है, समाज, यानी कई सारे लोग मिलकर के एक समाज का निर्धारण करते हैं, ठीक, ये समाज हो गया। अब समाज से क्या बनता है, समाज में रहेंगे तो अलग, आप सोचो कि कोई आदमी मान लो दक्षिण अफ्रीका से गया, दक्षिण अफ्रीका, हो सकता है आप ना जानते हो, सुने ही हो, केवल मैप में देखे ना हो, भारत में ही बात करते हैं। भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए एक आदमी उत्तर भारत से पकड़ के लेके आइए, एक आदमी दक्षिण भारत से लेकर के आइए, ठीक है। दक्षिण भारत या उत्तर भारत के यूपी से पकड़ के लेकर के चले आइए, और दक्षिण भारत के केरल से पकड़ के लेके आइए, कोई भी एरिया आप चुन सकते हैं, आपके ऊपर है। तो दो तरीके के लोग आए, एक तो आपका कहां से ले आया भैया, एक व्यक्ति इस तरीके से है, इस व्यक्ति को मैं ले आ रहा हूं कहां से भैया, केरल से, ठीक है। इस व्यक्ति को केरल से ले आया, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मैं कहां से लेके आ रहा हूं, यूपी से। इन दोनों को क्या किया, एक ही स्थान पर रोक दिया। सपोज करिए केरल का व्यक्ति है, यूपी का व्यक्ति है, दोनों को एक दूसरे के पास में ला करके रोक दिया।
अब जब दोनों को पास में ला करके देखेंगे तो यूपी वाले की अब अलग कल्चर, अलग बोली भाषा, अलग सारी चीजें होंगी, ठीक ना, रहन सहन अलग हो सकता है। केरल वालों का अलग रहन सहन, ठीक ना, हो सकता है यूपी वाले कहें हम शाकाहारी हैं, शाकाहारी इसलिए क्योंकि भैया खाने को बढ़िया मिलता है, लेकिन केरल वाले इस चीज को नहीं कह पाएंगे, क्यों? क्योंकि तटीय एरिया है, इनके यहाँ भाई शाकाहार का पालन करना उतना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपी में तो भाई खेती बढ़िया होती है, लेकिन केरल वाले बेचारे एक तो पथरीला एरिया, ऊपर से जो है हर चीजों की कमी है, खेती उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, तो ये शाकाहार का शायद पालन ना करते हो। तो एक चीज देखने को मिला क्या कि शाकाहार वाले इधर हो सकते हैं, इधर हो सकता है क्या मांसाहारी मिले। पहला जलवायु आप देख सकते हैं। दूसरी चीज समझे, यह व्यक्ति, इसका पहनावा हो सकता है अलग हो और इसका पहनावा अलग हो। ये बढ़िया आराम से पहन सकते हैं, बढ़िया काले कलर का कपड़ा पहन ले, गर्मी में भी पहन ले, काला कपड़ा पहन सकते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है दक्षिण भारत की अपेक्षा। अब यहां के लोग काले कपड़े नहीं पहन सकते गर्मी में, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जलवायु में देखेंगे। यानी टेम्परेचर की वजह से ये काले कपड़े का निर्धारण नहीं हो सकता, यानी पहनावा डिफरेंस। दूसरा आपका क्या हो गया, पहली चीज तो हमने क्या बता दिया कि शाकाहार का पालन कर सकता है, नहीं कर सकता, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हमने क्या बताया कि आपका रहन सहन अलग हो सकता है। तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात ये कहेंगे इनकी बोली भाषा अलग है। यूपी वाले क्या हो सकता है हिंदी बोले, हो सकता है कहीं पूर्वी एरिया से चले आए, बलिया वगैरह से आए, हो सकता है भोजपुरिया सीख ले। लेकिन सभी भारत के सभी भाषा, हो सकता है बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा उसका दिमाग चलता हो तो सारी भाषाओं को सीख ले, वो तो अपवादी है। नॉर्मली आप क्या करेंगे, यहां पे आप देखेंगे तो यूपी में आपको क्या मिलेगा, हिंदी भाषी ही मिलेगा। लेकिन केरल में आप देखोगे तो यहां पे आप देखोगे तो कन्नड़ वाली भाषा हो सकता है बोलना शुरू करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बोली भाषा सब अलग है, इनका कल्चर अलग है, यूपी का भी कल्चर अलग है। लेकिन क्या किया गया, जब इन दोनों को साथ रखेंगे तो ये इनसे कुछ ग्रहण कर सकते हैं, ये वाले इनसे कुछ ग्रहण कर सकते हैं, तो उसी से बन जाता है क्या भैया, समाज, अगर मतभेद ना हो तो, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब समाज का निर्धारण हो गया तो समाज से हमारा क्या बन गया भैया, यहीं से निकल के आई क्या भैया, संस्कृति। क्या निकल के आई, संस्कृति। अब संस्कृति मैंने आपको बता दिया, संस्कृति में क्या क्या चीजें, पहनावा हो सकता है, ठीक है, पहनावा। अब पहनावा के साथ साथ हमको क्या देखने को मिलेगा भाई, खान पान, खान पान हो सकता है अलग हो, ठीक ना। और खान पान के साथ साथ क्या, रहना, यानी बोली भाषा हो सकता है अलग हो। यानी इस सब का संबंध क्या हो गया है, सबके सब सारा संबंध किससे, भूगोल निर्धारित कर रहा है। यानी हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारी चीजें का निर्धारण कौन कर रहा है, भूगोल से कनेक्टेड है। समझ में आ गया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमको भूगोल के अंतर्गत समाज और संस्कृति का पाठ पढ़ना है, तो मैंने आपको इन दोनों के अंतर्गत बता दिया। दूसरा, अब देखिए अगला पार्ट क्या कहता है हमारा, जनसंख्या को लेकर के, जनसंख्या एवं अधिवास। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग, जनसंख्या और अधिवास क्या है, ठीक है। तो एक तो आपका शब्द आ गया क्या, जनसंख्या, ठीक है। एक शब्द आपका आ गया क्या, जनसंख्या, ठीक है। और दूसरा शब्द आया क्या हुआ है, दूसरा आया है अधिवास। इन दोनों की बात करते हैं। जनसंख्या, अब जनसंख्या को कैसे जानोगे, यूपी अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस प्रदेश की है, तो आप सीधा रटे रहते हैं, सीधा बोल देंगे यूपी। अब यूपी में जनसंख्या बढ़ी क्यों, इसका कारण कभी आप जानने का प्रयास नहीं करते, ठीक है। तो यूपी में जनसंख्या अधिक, जबकि आप केरल दक्षिण भारत में आप देखोगे जनसंख्या कम। या आप सिक्किम को उठा करके देख लीजिए, सिक्किम भारत का ऐसा राज्य जिसमें जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि जनसंख्या का बढ़ना और घटना क्यों, एक तो कहीं कहीं आपके प्रदेशों में आप देखोगे तो कहीं कहीं जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ रही है। और बढ़ने के नाम पर यह सबसे ज्यादा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा किसके हो गई, यूपी की, ठीक ना। ये सब का बात हम करेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी हो गई। और सबसे कम कहां की हो गई भैया, सबसे कम कम हो गया कहां का, सिक्किम का। अब ध्यान दे दिए,
अब ऐसा क्यों हो रहा है पहले इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये सब हमको कहां पढ़ना है, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जनसंख्या के अंतर्गत। दूसरा, अधिवास शब्द आ रहा है, ठीक है ना। अधिवास का मतलब वास करना, वास करने का मतलब जहां आप निवास करते हो, इस निवास करने को ही क्या कहा जाता है, अधिवास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसा क्या रीजन है कि यूपी में ही सबसे ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं, या यूपी की ही, भाई जैसे सोचो कि एक मान लो कि ये छोटा सा क्षेत्र हो जाए, सपोज करिए कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में आप ध्यान रखिए कि अगर मान लो एक आदमी रहे, दो आदमी, ऐसे 3-4 आदमी है, ठीक है। अब 3-4 आदमी, 5 आदमी है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर मान लो कि यहां पे खाने की व्यवस्था बेहतरीन कर दिया जाए, ठीक ना, खाने की व्यवस्था क्या हो, एकदम बेहतरीन कर दिया जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। जब आपको खाने की व्यवस्था बेहतरीन हो जाएगी तो आप क्या करते हैं, सुविधा आपको बेहतर मिलना शुरू हो गया, तो आप क्या करेंगे, 4 लोग और इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या अभी 4-5 दिख रही है, ये संख्या धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या बढ़ने के पीछे क्या कारण है, वहां की जलवायु। क्या कारण है भाई, वहां की जलवायु। इसका मतलब जब आपकी क्या होती है, सुख सुविधाएं, यानी जिसको आप नॉर्मल आप बोलते हो, सुख सुविधा अलग मिलना शुरू हो, तो आपको क्या हो जाती है, वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ ही रहा होगा, क्या आ रहा होगा, आप सोचिए। आप कह रहे होंगे कि सुख सुविधा तो भाई उत्तर प्रदेश वाले तो गरीबी में जीते हैं, बहुत सारे लोग अगर गरीबी में देखोगे तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बड़ा खराब है, बिहार का आंकड़ा बड़ा खराब है। अब ऐसा क्या कारण है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इसका आंसर आपको नहीं दूंगा क्या कारण है, ठीक है। तो आपके बस आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो हम लोगों ने किसके बात कर लिया भैया, एक तो जनसंख्या की, दूसरी बात हम लोग किसकी कर लिया भाई, अधिवास की बात कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है भैया, आर्थिक भूगोल। देखो क्या लिखा है भाई, आर्थिक भूगोल, ठीक है। अब आर्थिक भूगोल में क्या लिखा है समझो, सबसे पहले क्या है, आर्थिक। अब आर्थिक का मतलब क्या है, हमारा पैसा भैया कैसे बनेगा, पैसा सबसे जिंदगी में क्या जरूरी है भाई, सबसे अगर जीवन की पटरी अगर चलाना हो तो सबसे मजबूत क्या करना पड़ेगा भैया, आर्थिक चीजें मजबूत करना पड़ेगा, यानी पैसा मजबूत करना पड़ेगा। ये माना जाता है, आज के समय में कल्चर चल रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ठीक है, अभी उसके बारे में हमको कहीं दर्शन के बारे में नहीं जाना है कि बहुत ज्यादा डिस्कस करें कि पैसा ठीक है एक संसाधन हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं। अमेरिका में पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन लोग सुखी नहीं है, ठीक है। भारत वाले क्या कर रहे हैं, पूजा मतलब भारत वाले यहाँ पे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अमेरिका वाले आप देखोगे बौद्ध धर्म को पूछते हैं, लेकिन भारत वाले क्या पूछ रहे हैं, लक्ष्मी देवी को पूछ रहे हैं। क्यों, क्योंकि पैसे भारत की आवश्यकता है, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है। और यहां पे आप चले जाओगे तो अमेरिका में पैसा खूब ढेर सारा है, पैसा ढेर सारा है तो वहां पे शांति की आवश्यकता है, इसीलिए बौद्ध धर्म को पूजा जाता है। तो ये सब चीजें आपके एक दूसरे से रिलेट करती हैं, बाद में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक में हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में ध्यान रखने हैं। भारत कैसा देश है भैया, कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, तो कृषि प्रधान देश है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, खेती की चर्चा करेंगे। खेती के साथ साथ हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब खेती आप सोचो कि आपके क्या हुआ कि यहां पर खेती की बात करते हैं कि एक खेती हो गई। अब आप सोचिए कि जो खेती, मान लो कि अनाज आपने उत्पादन किया, ठीक ठाक उत्पादन किया। अब ठीक ठाक उत्पादन किए, घर में रखने की जगह है नहीं। अब घर में रखने की जगह नहीं तो आप क्या करोगे, उसको बेचोगे। तो इसका मतलब बेचने के लिए हमको क्या चाहिए भैया, हमको संसाधन चाहिए। क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, व्यापार होना चाहिए, ठीक ना। व्यापार, व्यापार हम लोग देखेंगे। अब व्यापार के साथ साथ यानी हमारे संसाधन जो आपके पर्यटन के लिए भी, आप घूमना टहलना चाहें तो घूमने के लिए, उससे भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है, ठीक ना। एक शब्द आप क्या रख लेंगे भैया, पर्यटन, ठीक ना। पर्यटन की हम लोग बात कर लेंगे, ठीक ना। संसाधनों, व्यापार किस माध्यम से होता है, ट्रक वगैरह जो भी चीजें आपके हैं वो चीजें देख लेंगे। पर्यटन देख लेंगे। पर्यटन में क्या होता है, कुछ व्यापार तो आपके रोड बाई रोड होते हैं। कुछ व्यापार कैसे होते हैं, व्यापार तो आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका क्या है, रोड के माध्यम से, रोड बोले तो क्या, सड़क के माध्यम से, ठीक है ना, इसके माध्यम से, सड़क के माध्यम से।
और एक तो आपका व्यापार जो होगा वह किसके माध्यम से होगा भाई, एक तो आपका क्या होगा, जल के माध्यम से। भाई जल के माध्यम से भी होता है। तो जल में जब हम लोग बात करेंगे तो इसी में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे भैया, बंदरगाह की चर्चा करेंगे। किसके बारे में, बंदरगाह की चर्चा करेंगे। ठीक है, सड़कों की जब बात करेंगे तो नेशनल हाईवे की बात करेंगे। ठीक ना, इसमें आपको कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, वाटर हाईवे और नेशनल हाईवे। तो याद रखिएगा, आर्थिक हमारा मजबूत होगा। पर्यटन आप जितना चीजें आप देख सकते हैं, सारी की सारी चीजों में हमको सब आर्थिक के अंतर्गत आता है। हमको कृषि के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार में आपको व्यापार किस माध्यम से हो रहा है, सड़क को पढ़ेंगे, सड़क के साथ साथ बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे, पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे, रेल जो आपका एक देखो मैंने आपको रेल नहीं बताया, रेल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इन सब की चर्चा कहाँ करते हैं भैया, सब के सब चर्चा हम लोग करेंगे किसमें, आर्थिक भूगोल में। ठीक है, देखो इसमें आपके ऑलरेडी लिखा भी गया है, कृषि, पर्यटन, व्यापार, परिवहन आदि। ठीक ना, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अब अगला बचता है क्या, ऐतिहासिक भूगोल। क्या है, ऐतिहासिक भूगोल। अब इतिहास किस तरीके का, भूगोल का इतिहास किस तरीके का रहा, यानी इतिहास इसका किस तरीके से होता है और हम क्या कैसे यहां तक आज पहुंचे हैं, समझो। ऐतिहासिक भूगोल, ठीक, समझो। ऐतिहासिक भूगोल की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा, ऐतिहासिक भूगोल का मतलब क्या है कि पहले आप देखो तो आप तो सुनते हो कि मनुष्य जो है जंगलों में पैदा हुआ। अब जंगलों से पैदा हुआ, आज देखो हम लोग BMW में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो चेंजिंग हुआ होगा। जंगलों से हम लोग यहाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस बाइक करते करते धीरे धीरे आज हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, BMW पर। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति और आपका किसका, एक तो आपका प्रकृति और दूसरा आपका क्या हुआ, मानव। प्रकृति और मानव का एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठ गया। कैसे, प्रकृति ने क्या दिया, मैं आपको, प्रकृति ने दिया क्या, खेत, मान लो खेत खलियान, नदी। देखिए प्रकृति ने क्या दिया आपको भाई, जमीन दे दिया। क्या दिया, जमीन। ठीक है, जमीन दिया, पानी की सुविधा दे दिया, पानी बोले तो नदी वगैरह, पानी की सुविधा दे दिया। ठीक है, पानी की सुविधा के साथ साथ आपको पर्वत भी प्रोवाइड करा दिए। ये सब कौन दिया, सब के सब प्रकृति ने दे दिया। ठीक है, दिया कि नहीं दिया। अब देखो जब जमीन आपको मिल गई तो बीज का उत्पादन आपने स्वयं कर दिया। ठीक है, बीज आपको मानव ने क्या किया, इस जमीन का यूज किया, यूज करके खेती। अब आपको पता होगा कि खेती ही सबसे प्रथम आपका हथियार बनी हुई थी। ठीक ना, सबसे प्रथम हथियार आपका पशु बना, पशुओं के बाद आपका दूसरा हथियार कौन सा बना, खेती। देखो पशुओं को शुरुआत में आप देखोगे, जब आप इतिहास का थोड़ा नॉलेज आप रखिए, शब्द ही लिखा गया ऐतिहासिक, इतिहास में आप घुस करके आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि मनुष्य जंगलों में पैदा हुआ। अब आप सोचिए कि जंगलों में है तो क्या करेगा। अब जंगल में अगर मान लो कि ये पूरा जंगल हो, सपोज करिए कि बहुत बड़ा जंगल है। ठीक है, इस जंगल में किसी मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो बताइए यह मनुष्य किसकी भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये मनुष्य किसकी भांति व्यवहार करेगा भाई। अब जंगल अपना परिवेश, परिवेश का मतलब जो आसपास हमको जो दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। ठीक है, अब यह मनुष्य जंगल में ऑलरेडी पैदा हुए हैं और जंगल किसके लिए जाना जाता है, जानवरों के लिए। अब किसी जानवरों के बीच किसी मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो दो ही घटना होगी। एक तो क्या होगा, एक तो यह होगा कि वह जानवर मनुष्य को मार करके खा ले जाए, और दूसरी घटना यह हो सकती है कि मनुष्य जानवर को मार करके खा ले जाए। दो ही चीजें हो सकती है भाई। पेट तो हम साथ में ही लेकर के आए, ठीक है, अगर पेट साथ में लेकर के आए तो भूख तो लगना तय है। अब सामने तुमको अगर कोई जानवर दिखता है तो वह जानवर को क्या करो, मारोगे, या तो तुम मार दोगे या तो जानवर क्या करेगा, तुमको मार देगा। दो ही चीज हो सकती है। ठीक है, तो अब जंगलों में पैदा हुआ था तो मनुष्य सबसे पहले किस चीज को किया, अपना संसाधन बनाया, वो है क्या, आपकी सबसे ज्यादा क्या हुआ कि पशुओं को मारना। ठीक ना, जिसे कहते हैं क्या, शिकारी जीवन। ठीक ना, सबसे पहले मनुष्य किस पर डिपेंड हुआ करता था, शिकार पर। ठीक है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, क्योंकि भाई जंगल में भी तो आप डेली के डेली इतने सारे मनुष्य हैं, डेली आप किसी जानवर को मारोगे तो जानवर की संख्या तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब जानवरों की संख्या कम हो जाएगी तो किसी इस जंगल से उस जंगल भटकना पड़ता था।
पता लगे किसी दिन मिला किसी दिन ना मिला, तो धीरे धीरे उसी में 10 15 20 लोग रहोगे तो किसी का दिमाग हो सकता है चला हो थोड़ा बहुत, तो उसी में से कोई दिमाग दिया होगा। धीरे धीरे डेवलप करते करते हम लोग कृषि की तरफ पहुंचे। वो सब मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा, इतिहास का सेशन मैं ही लूंगा, ठीक है। उसमें जब मैं आपको बताऊंगा तो ये सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे आदमी आया किस पे, कृषि, कृषि आई तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा तो राजा बने, राजा बने तो इस तरीके की घटनाएं शुरू हुई, और राजा से होते होते आज देख रहे हो हम एक डेमोक्रेसी में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ हम सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, ये सारी ताकत हो गई, लोकतंत्र हमारे यहाँ आ गया, ठीक ना। और लगातार साइंस अपना काम करता चला जा रहा है। साइंस भी काम कर रहा है कहाँ से भैया, सब प्रकृति की देन है और कहीं नहीं। इसीलिए साइंस और प्रकृति का एक दूसरे का लगाव, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता है। सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन उस चीज को खोजने का काम मानव कहाँ कर रहा है, सब प्रकृति में कर रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हमको ऐतिहासिक भूगोल में ये सारी चीजों को नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी नॉलेज वैसे हम लोग पूर्ण रूप से अगर देखें तो इसको हम लोग देखेंगे किसमें, इतिहास वाले विषय में, ठीक है। ऐतिहासिक बात देखिए, राजनीति हमारे यहाँ किस प्रकार से बदल गई, ठीक है ना। अब राजनीति के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, तो राजनीति किस प्रकार से बदली है इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो आ गई किसके बारे में भैया, राजनीति के बारे में, ठीक है। अब राजनीति के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारी राजनीति क्या है, पड़ोसी देश। सबसे पहले तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी देश देख लेंगे, ठीक ना। पड़ोसी देश के बीच हो सकता है, ठीक है। पर दूसरा क्या हो सकता है, एक राज्यों के बीच हो सकता है, राज्य और राज्य के बीच हो सकता है, ठीक ना। और राज्य के साथ साथ क्या हो सकता है, जिला के बीच हो सकता है। तो सारी चीजें, ठीक है। एक पड़ोसी देश या हो सकता है दूसरे कहीं चले जाओ, पड़ोसी के अलावा भी किसी दूसरे देश चले जाओ, तो ये सब राजनीति है। हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या संबंध है, ठीक ना। हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा क्या संबंध है, ये सब आपको फिलहाल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद ध्यान रखिए कि भूगोल का संबंध आपके सारे विषयों से मिलता है। ये देखो, पड़ोसी देश लिखा है, राज्यों से संबंध लिखा है, सीमाएं लिखी हुई हैं, क्षेत्र का परिसीमन एक शब्द आता है, परिसीमन, ठीक ना। परिसीमन का मतलब सीमा कहां तक निर्धारित हो, जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। ये सब सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब अगला आता है कौन सा पार्ट भैया, जीव विज्ञान, ठीक ना, या जीव भूगोल इसे बोलते हैं। जीव भूगोल में हम लोग किसके, अभी तक देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, पशुओं के बारे में। अब पशुओं में एक आपको क्या हो गया, अब दूसरा बात करेंगे किसके बारे में भैया, देखिए यहाँ पे पशु तो हम लोग भी हैं, लेकिन हमने आपको बताया मनुष्य और पशु का कनेक्शन क्या है, हमारे पास सोचने की क्षमता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने मानव को अलग कर लिया। और यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे भैया, यहाँ पशुओं के बारे में बात करेंगे। और जब पशुओं के बारे में बात करेंगे तो पशुओं का निवास, पशु कहाँ कहाँ निवास करते हैं उसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वनस्पति, कौन कौन सा पेड़, कौन कौन सी वनस्पतियां होती हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। अर्थात सीधा सीधा आप सोचिए, यह पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा, यह आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण में। कहाँ देखने को मिलेगा भैया, पर्यावरण के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमको भूगोल में एक पार्ट और कौन सा पढ़ना भैया, पर्यावरण भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग किसमें देखेंगे, पर्यावरण में देखेंगे, ठीक। तो ये तो हमारा रहा क्या भैया, पूरा का पूरा सिलेबस। ये हमको सिलेबस पूरा पढ़ना है। इससे जहां जहां से हमको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उनके बारे में कितनी हमको चर्चा करना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है।